मैं कहीं से आइए। नमस्ते सर। नमस्ते। थैंक यू। अभिषेक शर्मा जम्मू और रामगढ़ के रहने वाले हैं। जी सर। जय। आपने पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन की और उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में एमए की। जी। नेट सेट JRF। जी सर। वेरी गुड। परसेंटेज भी आपके बहुत अच्छे हैं, तो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने का विचार नहीं है? जी सर, बिल्कुल है सर। तो पीएचडी में कहीं इनरोल नहीं किए आप? सर वर्तमान में मैं पीएचडी कर रहा हूँ सर। कहाँ से कर रहे हैं? सर राजस्थान विश्वविद्यालय से। राजस्थान से। तो जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है उसके लिए अप्लाई किया है? जी सर। पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, तीन सब्जेक्ट। जी सर। तो पॉलिटिकल साइंस से पीजी करने के पीछे आपका क्या विचार है? जी सर, मेरे शुरू से जो राजनीतिक मुद्दे हैं उनमें रुचि रही है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, घरेलू राजनीति। बच्चा पैदा नहीं होता कि उसका राजनीति में ज्यादा इंटरेस्ट हो जाता है, साइंस में, इकोनॉमिक्स में, इनमें कम इंटरेस्ट होता है? जी सर। सर अरस्तु ने कहा था कि जो पॉलिटिकल साइंस है मास्टर साइंस है। राजनीति जो अन्य क्षेत्र है जैसे आर्थिक क्षेत्र और जो अर्थव्यवस्था, भौगोलिक क्षेत्र है, इनका निर्धारण राजनीति के द्वारा किया जाता है। इसे राजनीतिक मास्टर्स विषय के रूप में ज्यादा रुचि थी सर। चलिए, अभी नया संसद भवन का निर्माण हो रहा है। जो भारत की पार्लियामेंट की व्यवस्था है वो कहाँ से अडॉप्ट की गई है? जी सर, जो भारत की पार्लियामेंट व्यवस्था है वो ब्रिटेन से अडॉप्ट की गई है। ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट्री व्यवस्था है, वहाँ की पार्लियामेंट के बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया की सबसे शक्तिशाली पार्लियामेंट। जी सर। वो इतनी शक्तिशाली है कि ईश्वरीय कृति अर्थात स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती, बाकी सब कुछ कर सकती। तो क्या भारतीय संसद के बारे में भी ये कहा जा सकता है? जी सर, कुछ मामलों में कहा जा सकता है, किंतु भारतीय संसद भारत में जो सर्वोच्च है संविधान की है। भारतीय संसद संविधान की जो धाराएं, अनुच्छेद है, उनके तहत कार्य कर सकती है। जो मूलभूत संसद संविधान में परिवर्तन भी तो कर सकती है। जी सर, मूलभूत ढांचे के अनुसार जनहित में जो हो उसके अनुसार संसद संविधान परिवर्तन कर सकती है। आपने नाम लिया मूलभूत ढांचा, क्या है मूलभूत ढांचा? स्टैटिक पार्ट है कि हाँ भाई संविधान का ये चीज मूलभूत ढांचा रहेगा, या समय के साथ उसमें परिवर्तन होगा? सर एक अवधारणा है जिसमें समय के साथ तो परिवर्तन होता रहता है। ये स्टैटिक नहीं है सर, गतिशील है। विभिन्न जो न्यायालयिक वाद हैं उनके द्वारा इसका निर्माण हुआ है। ये जो मूल ढांचा है सबसे पहले किस समय अस्तित्व में आया? मूल ढांचा शब्द कब आया सबसे पहले प्रकाश में? जी सर। सर केशवानंद भारतीवाद में 1973 में सबसे पहले मूल ढांचावाद की परिकल्पना की गई थी सर। ऐसी क्या बात हुई कि जो संविधान पीठ थी उसको मूल ढांचे के बारे में बताना पड़ा, या ये कहना पड़ा कि संसद मूल ढांचे में यानी संविधान के स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं कर सकती? ऐसी क्या दिक्कत आ गई? जी सर। सर 1967 में गोरखनाथ वाद हुआ था सर। उसमें ये कहा गया कि संसद मूलाधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती। तो इस क्रम में संसद ने 24वें 25वें संविधान संशोधन के तहत नियम बनाया कि नीति निर्देशक तत्वों की प्राप्ति के लिए मूलाधिकारों का हनन किया जा सकता है। तो सर न्यायालय ने व्यवस्था दी कि संसद कुछ मामलों में मूलाधिकारों का हनन कर सकती है, किंतु पूर्णतः मूलाधिकारों का हनन करने का अधिकार संसद को भी नहीं है। इसलिए सर मूल ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन किया। हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने संविधान में आर्टिकल 368 रखा और भविष्य के जो हमारे नेतृत्वकर्ता है उनके ऊपर छोड़ दिया कि समय के अनुसार संविधान में परिवर्तन करें। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे संविधान निर्माता थे उनको इस बारे में गेस नहीं था कि यहाँ संविधान में कोई मूल ढांचा भी होना चाहिए जिसमें भविष्य में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जी सर। सर जो ये एक कालक्रम के अनुसार कुछ चीजों में परिवर्तन आता रहता है सर। जैसे अमेरिकी संविधान है, उसमें संशोधन हुए, धीरे धीरे उसका निर्माण संशोधन के द्वारा हुआ। भारतीय संविधान में भी देखा जा रहा है। आपने अमेरिकी संविधान का नाम लिया, तो अमेरिकी संविधान में तो पिछले 150 साल से लगभग लागू है और रेयरेस्ट ऑफ रेयर उसमें इम्प्रूवमेंट किए, चेंजेस किए गए। और भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, 1951 में संशोधन हुआ और अभी तक लगभग 104 संशोधन हो चुके हैं, 20-25 संशोधन अभी वेटिंग में। तो आप क्या मानते हैं इसके पीछे? जी सर, भारत में विविधता वाला देश है। इन विविधताओं को बनाए रखने के लिए जो राष्ट्रीय हितों के अनुसार जो उचित होता है संसद द्वारा उनके अनुरूप संशोधन कर दिया जाता है। और जबकि अमेरिका है सर, वहाँ जो अवशिष्ट विषय है वो राज्यों के पास है, इसलिए अमेरिकी जो केंद्र है, जो संसद है, उसके द्वारा कम संशोधन किए जाते हैं। और सर भारत की तुलना में अमेरिकी संविधान संशोधन की प्रक्रिया जटिल है, जिस कारण वहाँ संशोधन कम हो पाते हैं। आजकल पुरुष उत्पीड़न जैसी घटनाएं देखने को मिल रही,
जी मैम। आप एग्री हैं इस चीज से कि बढ़ रहा है पुरुष उत्पीड़न? जी मैम, कुछ पुरुषों के साथ हो सकता है कि ऑब्वियसली जैसे महिला उत्पीड़न होता है वो भी कुछ महिलाओं के साथ ही होता है। जी मैं यही आपको पूछ रही हूँ कि क्या आपको भी ऐसा लगता है कि पुरुष उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं? जी मैम, कभी कभार जो महिला कानून है तो उनका दुरुपयोग करते हुए पुरुषों पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं। चलिए, तो क्या इसका एक कारण हम महिला सशक्तिकरण भी मान सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण बढ़ रहा है, इस वजह से महिलाएं अपने कानूनों का दुरुपयोग करते हुए और पुरुष उत्पीड़न कर रही है? क्या ऐसा कैसे जस्टिफाई करेंगे आप इस स्टेटमेंट? जी मैम, जो कानून बनाए गए हैं वो महिलाओं के संरक्षण के लिए बनाए गए थे, वर्तमान में भी उतने ही उपयोगी जितने पहले थे। हो सकता है कुछ अपवाद अवश्य देखने को मिलते हैं, किंतु हम कुछ अपवादों के आधार पर जो मूल महिलाओं के लिए कानून बनाए गए हैं उनके सशक्तिकरण के लिए उनको नहीं कर सकते। तो ऐसा कौन सा कानून है जो आपको बहुत अच्छा लगता है महिला सशक्तिकरण के लिए बनाया गया हो और आपको लगा हो कि नहीं ये पूरी तरह ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेड है और ये बहुत सही डिसीजन है गवर्नमेंट का? जी मैम, हिंदू रिलीजन एक्ट था, उसमें महिलाओं को जो संपत्ति में अधिकार दिए गए, एक बहुत बड़ा परिवर्तन था जिसने महिलाओं को संपत्ति के अधिकार, अपने पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया। इससे महिला सशक्तिकरण काफी हद तक बढ़ रहा है और ये वर्तमान में क्रियान्वित भी हो रहा है। महिला अपने पैतृक संपत्ति में से अधिकार मांग रही है। हाँ, हम इसको एक अलग तरीके से लेते हैं कि एक महिला है और उसके भाई है, मतलब एक बेटा और एक बेटी है। पिता की संपत्ति में से उन दोनों को हिस्सा चाहिए, ओके? जबकि पूरी जिंदगी पिता अपने पुत्र के साथ रहेगा, महिला ऑब्वियसली शादी करके अपने घर चली जाएगी। तो जब सेवा का मौका आएगा तो वो जिम्मेदारी सारी पुत्र की है, जबकि जब संपत्ति के हिस्से की बात आएगी तो 2 हिस्से किए जाएंगे। तो क्या संपत्ति का हिस्सा लेने के बाद महिला का कोई अधिकार रहता है कि वो फ्यूचर में अपने पिता और अपने भाई से किसी तरीके की आशाएं रखे? क्योंकि हमारे समाज में एक महिला शादी होने के बाद भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन अपने पीहर वालों से, मायके वालों से रखती है। तो क्या ये चीज सही है, इक्वेशन सही बैठती? जीवन जो पहली परंपराएं थी उसमें यह था कि पिता अपनी बेटी के घर पे नहीं रह सकता है, पानी भी नहीं पी सकता। किंतु जो आधुनिक अवधारणा है उसमें बेटियों के साथ पिता रह रहे हैं, बेटियां पिता की सेवा कर रही हैं और जो जनमानसिकता है उसमें बदलाव आ रहा है। तो वर्तमान में इन धारणाओं में बेटी का पूरा अधिकार है कि वो पिता की संपत्ति में अपना हाथ जमाए और पिता की सेवा भी करे। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। आपने कभी सेल्फ इंटरोगेशन किया है? आत्म पूछताछ? जी मैम। क्या निकल के आया आपको? क्या कमी लगी खुद में? जी मैम, मैं कभी कभी जो लक्ष्य होता है उसके बारे में नकारात्मक धारणाएं बना लेता हूँ, किंतु मैं सीधे ही नकारात्मक भावनाओं से सकारात्मक सोच की ओर हो जाता हूँ। तो ये तो रिस्क मैनेजमेंट की तरह से हुआ, इसे नेगेटिव वो कैसे देखेंगे? तो रिस्क मैनेजमेंट हुआ ना कि आप किसी चीज की पहलू को पहले नेगेटिव देखते हैं और उसके बाद उसको करेक्ट कर लेते हैं, तो इनफैक्ट ये तो अच्छी चीज हुई। रिस्क मैनेजमेंट वर्ड आपने सुना ही होगा, तो ये तो मुझे नकारात्मक नहीं, मतलब बताइए कोई नकारात्मक बात हो तो, कोई कमी? मैं समझ चाहता हूँ, अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। इसका मतलब बहुत अच्छा, आप में तो कोई कमी ही नहीं। चलिए, ऑल द बेस्ट सर। ग्रेजुएशन में आपकी ज्योग्राफी रही? जी सर। कौन कौन से पेपर पढ़े आपने? सर राजस्थान का भौतिक स्वरूप, सर मानव भूगोल। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, जी इसमें आप अलग अलग पेपर पढ़ते हैं? जी सर। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, फिर फर्स्ट पेपर, फिर सेकंड पेपर, 6 के नाम बताइए। सर एक तो फर्स्ट ईयर में राजस्थान भौतिक भूगोल, तो सर अभी मैं सेकंड ईयर में भारत का भूगोल चलता था सर, और थर्ड ईयर में एक पेपर विश्व भूगोल का होता था सर, जिसमें विश्व का मानव भूगोल, अर्थव्यवस्था से संबंधित चीजें थी। और सर और मैं भी याद नहीं करता। चलो कोई बात नहीं। आपने कभी पर्वत देखा है? जी सर। पर्वत की परिभाषा दीजिए। सर पर्वत एक अचानक उठा हुआ भूभाग है जो अपने आधार की तुलना में ऊपर सकरा होता है। सर अभी इतना याद है। पठार? सर पठार भी एक अचानक उठा हुआ भूभाग होता है जिसका आधार और जो ऊपरी भाग होता है उसमें ज्यादा लगभग 90 डिग्री के आसपास होता है, जो ऊपरी भाग हो तो समतल होता है। अच्छा, मैदान?
सर मैदान प्राय समतलीय होते हैं। रिलीफ क्या होता है? रिलीफ उच्चावच। जी सर। सर जो धरातल होता है उसकी जो ऊंची नीची बनावटें होती हैं सर, उसे उच्चावच कहा जाता है। प्रैक्टिकल कराया आपने भी है? प्रैक्टिकल का पेपर होता होगा? जी सर। क्या क्या प्रैक्टिकल किया ज्योग्राफी में? प्रैक्टिकल का पेपर होता है, फाइल बनाते हो? जी सर। क्या बनाया आपने? सर उस समय क्या था भी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी सर। कब किया है आपने रिसर्च? 2018 में। 2018 में? फिर कुछ भी याद नहीं प्रैक्टिकल में आपने क्या किया? सर वैसे याद है, एक प्लेन टेबल सर्वे होता था सर, जरीब फीता आदि के माध्यम से हमने काफी सर्वे किए हैं। स्केल क्या होता है? बेसिक बता दीजिए आप, स्केल क्या होता है? सर एक पैमाना होता है जिसमें जो सांकेतिक दूरी को तो वास्तविक दूरी है उसको सांकेतिक दूरी में परिभाषित किया जाता है। मानचित्र में स्केल का यूज कहाँ करते हैं? जी सर, मानचित्र में, प्राय मानचित्र में करते हैं। अच्छा, आप रहने वाले जमोरामगढ़ के हैं? जी सर। वहाँ की वनस्पति आसपास की वनस्पति से अलग क्यों है? सर जमारामगढ़ क्षेत्र है जी। यस। सर जमारामगढ़ बांध तो सर वहाँ ढोकला वनस्पति है सर मुख्यतः, जहाँ नीम बबूल आदि पाए जाते हैं। तो सर जो प्रारंभ में जो भारत में जो वनस्पति का जो वनों को बढ़ाने के लिए जो एक कांग्रेस पौधा कहा जाता है जिसे डाला गया था, तो वहाँ जो जिसे विदेशी बबूल है वो भी पाया जाता है, जो आसपास के क्षेत्रों में प्राय कम पाया जाता है। रामगढ़ बांध जी सर। पिछले कुछ 10 साल से उसमें पानी नहीं है। जी सर। क्या ऐसा पॉसिबल है कि गवर्नमेंट कुछ ऐसी योजना बनाए कि उसमें फिर से पानी आने लगे? कैसे पॉसिबल हो सकता है? जी सर। सर वर्तमान में योजनाएं तो नहीं है, किंतु मेरा मानना है कि क्रियान्वयन में यदि गवर्नमेंट सुदृढ़ता लाए और उसे किसी भी कीमत पर करने का कार्य करे तो जमारामगढ़ बांध में पानी सकता है। कैसे आ सकता है आप बताइए? क्योंकि सर उसके अपवाद क्षेत्र में काफी अतिक्रमण हो गए हैं सर। इन अतिक्रमणों को हटाने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति का आवश्यकता है सर, और जो वर्तमान में सरकार राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव में ये नहीं हो पाता सर। आपका पीएचडी का टॉपिक क्या है? जी सर, मेरा टॉपिक है सर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में ग्राम सभा की भूमिका। ग्राम सभा की भूमिका, ठीक है। आप जूनियर असिस्टेंट रूरल डेवलपमेंट में आप कार्यरत हैं शासन सचिवालय। जी सर। नवंबर 2022 से। जी सर। और ये सेट और जेआरएफ वगैरह कब हुआ आपका? सर मेरा जेआरएफ दिसंबर 2020 में हो गया था, तो सेट तो आपने कहीं एनरोल नहीं किया था पीएचडी के लिए? सर मेरा एमए के साथ थर्ड सेमेस्टर में जेआरएफ हो गया था। 2020 में मेरा जेआरएफ पूरा हुआ था, 2021 से मैं पीएचडी में हूँ। पीएचडी में 2021 से एनरोल हुआ तो, और उसके बाद जूनियर असिस्टेंट है आप नवंबर 2022 से, दोनों चीजें? जी सर, मैं पार्ट टाइम पीएचडी कर रहा हूँ सर। पार्ट टाइम पीएचडी? जी तो आप जब ऑलरेडी जेआरएफ है तो आपको तो मिलती होगी ना स्कॉलरशिप? जी सर, मैंने ज्वाइन किया सर तब से बंद हो गई, पहले मिल रही थी। तो स्कॉलरशिप कितनी मिलती थी जेआरएफ में? सर 31,000 रुपए तो छात्रों को थी, हाँ। 4,960 रुपए ऐसा है। ठीक, तो और इसमें जूनियर असिस्टेंट का सैलरी आपको कितनी मिलती है? सर वर्तमान में 13,460 रुपए। तो ये आपका कुछ हमें समझ नहीं आया कि आप 40,000 छोड़ के और 13,000 की ज्वाइन की है, मतलब फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए? जी सर, एक जो धारणा है, सामाजिक धारणा है, उसमें पहले फ्यूचर को सिक्योर करने पर प्राथमिकता दी जाती है। इतनी अनिश्चितता अपने भविष्य के प्रति, तो ये आपके नंबर कैसे है? 87%, 92%, 67%, 73%, नेट सेट जेआरएफ? जी सर, मैं कनिष्ठ सहायक के पद पर रहते हुए भी कुछ सीख सकता हूँ। मैं ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में अपना जो शोध है वो कर रहा हूँ। गवर्नमेंट जॉब इतनी जरूरी है जीवन जीने के लिए कि आप 40,000 की स्कॉलरशिप, आप असिस्टेंट प्रोफेसर, जेआरएफ नेट क्लियर है, और उसके बाद आप क्लर्क की जॉब करते हैं। जॉब तो कोई छोटी बड़ी नहीं होती, लेकिन जो ये डिग्रियां आपने ली और उसके बाद आप ये 13,000 की जॉब कर रहे हैं, तो क्या जॉब, गवर्नमेंट जॉब इतनी जरूरी है जीवन जीने? सर ये आज जो मेरा कदम था सर आजीविका के हिसाब से उठाया गया सर। और 40,000 में आजीविका नहीं चल रही थी सर, ये केवल 3 साल के लिए थे सर। तो वर्तमान मतलब आपको लग रहा था कि 3 साल में आफ्टर कंप्लीटिंग योर पीएचडी आपको लग रहा था कि संभव है कि मुझे जॉब ना मिले? जी सर, मैं ऐसा तो नहीं कहना चाहता, किंतु मैं एक जॉब सिक्योरिटी चाहता था। हॉबी क्या है आपकी? सर वैसे कोई हॉबी तो नहीं है, यदि समय मिलता है तो क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ। क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। आपको क्या लगता है कि 1983 का विश्व कप भारत में क्रिकेट को ज्यादा लोकप्रिय करना के लिए
उसकी इंपॉर्टेंस है, या 2011 का या 2007 का? जी सर, 1983 का वर्ल्ड कप था, उसने जो भारतीय जनमानस है उसमें ज्यादा लोकप्रियता बनाई है। इस लोकप्रियता 2007 के वर्ल्ड कप, 2011 के वर्ल्ड कप की जीतों ने और बढ़ाया है सर। अगर आपको एक विश्व एकादश चुनने का मौका दिया जाए तो कैप्टन के रूप में किसको रखना पसंद करेंगे? जी सर, सर मैं सौरव गांगुली को कैप्टन रखना पसंद करूंगा सर। अच्छा, सौरव गांगुली। जी सर। और विराट कोहली या महेंद्र सिंह धोनी को क्यों? सर सौरव गांगुली जी ने, जैसे मैंने अपने पिताजी से सुना है सर, उन्होंने वो बताते थे कि भारतीय टीम जब भी खेली थी, जब विश्व में कोई बड़ा नाम नहीं था, तो उन्होंने टीम को एकत्रित करते हुए जोश दिलाया कि भारतीय टीम भी कुछ कर सकती है और विदेशों में 2-4 टीम में फाइनल में भी कुछ कर सकती है। इसलिए मैं सौरव गांगुली बनाना चाहूंगा। देखो, आप कैंडिडेट अच्छे हो रहे, ठीक है। ये छोटी चीजें हैं, लास्ट में जब सर ज्योग्राफी के सवाल कर रहे थे तो थोड़ा सा आप है ना? कोई बात नहीं, ग्रेजुएशन में हमें लग रहा है फाइनल में आपका ज्योग्राफी नहीं था क्या? हाँ सर। फाइनल में ज्योग्राफी अगर चीजों को है तो पहली चीज तो हमें लग रहा है ज्योग्राफी से आपके क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बनेंगे, ज्यादा नहीं। सबसे जो ड्रॉबैक है ना आपका, आपको इसको जज करना है। जूनियर असिस्टेंट 13,000 रुपए की नौकरी पे आप जॉब कर रहे हो, पीएचडी को आप कर रहे हो, स्कॉलरशिप को अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। इसको आपको जज करना है या तो इसको सोच करना है। क्योंकि जब आपके परसेंटेज देखते हैं तो आपके बारे में हाईली एक्सपेक्टेशन होती है, और उसके बाद जब ये देखते हैं तो फिर लगता है कि आप क्या है कि आप, जैसे एक होता है ना कि हम बैकअप नहीं रखते, मुझे आगे ही जाना है, मेरा जो परसेंटेज है वो बता रहा है कि मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, लेकिन आपकी जो पर्सनालिटी वो कह रही है कि नहीं आप बैकअप रखना चाहिए। हो सकता है मुझे फ्यूचर में ना तो ठीक होगा, दाल रोटी चलती है ना। तो जब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच होती है वो लीडर होता है, आगे बढ़ के नेतृत्व करता है। इसको आपको जज करिए। सर घर वालों की प्रेशर था तो लोग सर पूछ सकते हैं कि आपका काम है घर वालों को कन्विंस करना कि घर वाले करने का, ठीक है सर, लेकिन उनकी भावनाओं का सम्मान करना ही मेरा काम है। मैं जानता हूँ कि मैं अच्छा करूंगा और मैं पीएचडी कर भी रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अब उनकी इच्छा थी गवर्नमेंट जॉब की, एक सामाजिक प्रतिष्ठा है, उनको इससे मतलब नहीं कि स्किल क्या है, ग्रेड क्या है, ठीक है, हमें सैलरी कितनी मिल रही है, इससे कम मिली, उनकी इच्छा थी, इस वजह से मैंने उनकी भावनाओं का सम्मान कर दिया। ओके।